साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास मामरे धरा तरोवाल यानी जंग लगी तलवार में मामोनी रायसम गोस्वामी इंदिरा गोस्वामी ने श्रमिकों की मजबूरी और बदहाली की गाथा प्रस्तुत की है। श्रमिकों को हड़ताल के लिए कौन प्रेरित करता है और उससे किस तरह उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है, इसी के चरम बिंदु तक इस उपन्यास की कहानी जाती है। पुरानी होती जाती पड़ताल के साथ ही अनिश्चितता और हताशा से पीड़ित श्रमिक यंत्र की तरह दिन काटते हैं। भूख की ज्वाला में खलासी लंगर में स्वीपर लाइन के बच्चे रोटी के लिए कुत्तों तरबूज जानवरों की तरह चबाकर खाने वाली बसुमती बुढ़िया और बीमार पति तथा बच्चे के लिए दवाई और दूध खरीदने में असमर्थ और अपने सम्मान को दांव पर लगाने वाली नारायणी की मनोदशा एक जैसी ही है। श्रमिकों की यूनियन के नायक यशवंत द्वारा रात के अंधेरे में एक तलवार लेकर भ्रष्ट नेता को धमकाने के बावजूद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पूरी व्यवस्था के परिवर्तन के बिना यह संभव नहीं हो सकता। फिर भी इस उपन्यास में आशा की किरण दिखाई पड़ती है। उपेक्षित व्यक्ति भी आशावादी हो सकता है। शिक्षा, चेतना, प्रगति और ज्ञान से यह संभव हो सकता है। इसी रास्ते से ये लोग उपेक्षा, अनादर और शोषण के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना चाहते हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए हाहाकार करने वाले, बिना वजह मालिकों से तिरस्कृत और जानवरों की तरह जीवन काटने वाले इन लोगों के आत्मसम्मान और आत्ममर्यादा की भावनाएं इस उपन्यास में मन को छू लेने वाली शैली में अंकित है। श्रीमती गोस्वामी ने इन सभी रचनाओं में अपने स्थानीय पात्रों एवं परिवेश को ही नहीं जिया है, अपनी रचनात्मक प्रतिश्रुतियों का भी भरपूर निर्वाह किया है। जंग लगी तलवार 1, रायबरेली, वर्ष 1978, आश्विन का महीना। यूनियन का नया नेता यशवंत शटरिंग प्लेटों की ढेर पर बैठा था। उसके सामने ही है साई नदी। यह नदी के दोनों किनारे बहुत मनोरम नहीं हैं। किनारे रंग बदलकर सूखे गोश्त जैसे दिख रहे हैं। कुछ ही दूरी पर है वह रेहटा गांव। ऐसा लगता है जैसे एक पुराने बरगद के नीचे ये गांव सो रहा है। बेफिक्र, वह जैसे कोई बरगद नहीं, एक ध्वज है। ध्वज के नीचे इस गांव के लोग जैसे हमेशा से शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। शांतिपूर्ण, दूर से उनका जीवन शांतिपूर्ण ही लग रहा है। यशवंत के गले से 2-3 सूखी खांसी निकली। गला सूखकर जैसे काठ सा बन गया है। पिछली रात वह सो नहीं सका था। गोमती का यूनियन नेता आया था। पूरी रात हड़ताल के बारे में बातचीत होती रही। यूनियन का नेता बलबीर स्वामी बेहद खतरनाक आदमी है। यशवंत आज तक उसकी तरफ आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जबकि उस लंबी चौड़ी कदकाठी के आदमी ने यशवंत की पीठ ठोंककर कहा था, कोई चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। जिस दिन हम लोगों ने पुराने नेता राम बहादुर की वर्दी उतारकर तुझे पहनाई, उसी दिन से तेरा अपना छोटा मोटा स्वार्थ भी जाता रहा है। अब तेरा अपना कोई वजूद नहीं है, याद रखना। ... झन झन झन। ये झंझनाती आवाज सुनकर यशवंत अपनी सोच से लौट आया। हांडी जैसे आकार का स्टील पेडेस्टल एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रखा जा रहा था। 2 क्रेनों का काम अब तक खत्म हो गया है। घसीट कर एक तरफ रखी गई दोनों क्रेन अब बिना पानी के तालाब में मछली के लिए इंतजार करते बरटोकोला पक्षी जैसे लग रहे हैं। पीस वकस के साथ आए हुए दल के श्रमिक लोग अभी भी बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। आने वाले तूफान से वे बिल्कुल बेखबर हैं। यशवंत ने पहचान लिया, यह नया दल है। रंगपुर से आए हैं ये लोग। शायद वाराणसी से गाड़ी बदल कर आए हैं, मिट्टी काटने वाले काम के लिए। यशवंत ने देखा, एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। पहलवान जैसा एक मुच्छड़ आदमी यशवंत के सामने आकर खड़ा हुआ, सिर पर पगड़ी, बंद गले का चोला और धोती। अपना परिचय देकर वह बोला, मैं भेंटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ। यानी तुम मुझे एजेंट समझ सकते हो। सुना है तुम लोगों के इलाके में भी हड़ताल होने की संभावना है। यशवंत ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बारे में हम लोगों ने सुना है, तुम हरिजन मजदूर हो। और सुनो, लोकल लीडर के सहायक ने जेब से बीड़ी और माचिस निकाली और यशवंत की तरफ बढ़ाया। आदत नहीं है, यशवंत ने सिर हिलाकर मना किया। वह आदमी कुछ समय चुपचाप बीड़ी फूंकता रहा।
फिर वह बोला, ओवरसियर से लेकर वह सीआर जैसी शक्ल वाला इंजीनियर तक सब जानते हैं हम लोग। इंजीनियर कंपनी से हर महीने 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है। SGO हर महीना 1500 लेकर संतुष्ट रहता है और वह लालची ओवरसियर महीने भर में सिर्फ 50 रुपये में ही। यशवंत अब भी चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद वह शटरिंग प्लेट की ढेर से उठा, लेकिन शास्त्री के सहायक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुनो, क्या तुमने हमारे लोकल लीडर के रेट ज्यादा समझ लिया है? बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे श्रमिक हड़ताल में तो। यशवंत साई के ऊपर अस्थायी रूप से बना हुआ पुल पाकर एक कंप्रेसर के पास रुक गया। कल एक और बड़ी ढलाई है। 2-4 सरकारी इंजीनियर शटरिंग प्लेट वगैरह ठीक से लगे हैं या नहीं, वही परखकर इधर उधर घूम रहे हैं। सुनो, मैं और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। एक बात समझ लेना कि लोकल लीडर शास्त्री से सलाह लिए बगैर मैं यहाँ औरों की बात जाने दो। श्रीराज, यशवंत ने तीखी नज़र से उस आदमी की तरफ घूर कर देखा। कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ी। लोकल लीडर के एजेंट ने बालू पत्थर और धूल से भरे कन्वेयर बेल्ट के नीचे एक छोटे गलियारे से बाहर खिसकता दिख पड़ा। वह जंगली सुअर की तरह आगे बढ़ रहा था, जैसे बदला लेगा एक हरिजन लड़के के ऐसे रूखे तेवर वह झेल नहीं सकता। बलवीर स्वामी ने कहा था, सुना है तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। रात की ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। अब कुछ तय होने तक सिर्फ सोचते रहो। कुछ दिनों तक कंपनी के बारे में सोचना बंद कर दो। सुनो, अब सरप्लस मजदूरों की पहली लिस्ट गोमती में लगाने का वक्त आ गया है। और ये लिस्ट लगने के साथ साथ पिछले हफ्ते से सिर्फ धूल भरी हवा चल रही है। ढलाई का काम करने वाले मजदूरों का चेहरा पहचान पाना अब मुश्किल हो गया है। साइट पर काम करने वाले इंजीनियर और अफसरों के लिए बनाए गए अस्थायी मकानों की दीवारों से हर समय घोर गरज के साथ हवा टकरा टकरा कर लौट आती है। इन मकानों की उम्र जैसे खत्म हो रही है। किसी भी समय जैसे ये सब साई की रेतीली जमीन पर गिर पड़ेंगे। साई एक्वेडक्ट का मैनेजर कुछ दिनों से परेशान है। हड़ताल शुरू होगी तो काम ढीला पड़ जाएगा। कंपनी को बहुत नुकसान होगा। नहीं, मजदूरों ने अभी भी नोटिस नहीं दिया है। नियमानुसार 10 दिन पहले वे नोटिस देंगे। मुख्य कार्यालय से निर्देश आया है कि तब डेली पेड और कैजुअल मजदूरों को हटाना है, उसके बाद रेगुलर और मंथली काम करने वालों की बारी आएगी। बहुत हिम्मत के साथ इंजीनियर इंचार्ज को यह नोटिस जारी करना पड़ेगा। ये बहुत जोखिम भरा काम है। हल्दिया डॉक, एदिनी डैम, चारेखेरा पुल के मजदूरों ने सरप्लस नोटिस को आग लगा दी थी। ये डेली पेड मजदूरों के अस्थायी ठिकानों में आग लगाने जैसी बात थी। हाथापाई, मारपीट और फिर गोलाबारी। अभी तो ऐसा ही बुरा वक्त आ रहा है। DM और लेबर कमिश्नर को इस मुसीबत से अवगत कराना प्रोजेक्ट मैनेजर ने उचित समझा। क्रैशर और कन्वेयर बेल्ट के शोर के बीच एक जीप आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह मैनेजर के दफ्तर के दरवाजे पर रुकी। साथ ही दफ्तर के बरामदे से कई एक जूतों की आहटें आने लगीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्दी में लगकर एक दस्ता मैनेजर के दफ्तर में घुसा। मैनेजर साहब के साथ हाथ मिलाकर एक कद्दावर आदमी ने कहा, हम लोग विजिलेंस ब्रांच से आए हैं। हमें कुछ बातों का जवाब चाहिए। कैसी बातें? कद्दावर आदमी ने चारों तरफ देखा। उसने गाड़ी में बैठे हुए कांस्टेबल को दफ्तर के बरामदे में जमा होकर भीड़ बढ़ाने वाले लोगों को हटाने का आदेश दिया। हट हट, भाग यहाँ से। एक पल में वहां अफरा तफरी मच गई। अब उसी कद्दावर आदमी से सवाल किया, आप लोगों ने मंत्री जी के लिए यहाँ एक मंच बनवाया था, मतलब साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखवाते समय? साहब ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस मंच को बनवाने में कितना सीमेंट लगा था? इस सवाल का जवाब मैं स्टोर कीपर से पूछकर ही दे सकता हूँ। सीमेंट का खर्चा किसने दिया था, सरकार या कंपनी ने? कुछ देर सोचने के बाद उसने निडर होकर बताया, सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी हमारे मजदूरों ने बनाया था। खर्च का हिसाब किताब कहाँ है? स्टोर कीपर के पास। अब वह आदमी उठ खड़ा हुआ और स्टोर कीपर के दफ्तर की तरफ जाने लगा।
उसने कुछ फाइलों को उलट पुलट कर देखा। फिर उसने निपुण हाथ से एक फाइल खींचकर निकाली। सन 1974 का रजिस्टर। जाने से पहले उन्होंने कहा, यह 1974 का इश्यू रजिस्टर है। यह अब हमारे पास रहेगा। जंग लगी तलवार 2। सत्यनारायण की पूजा संपन्न होने के बाद हरिजन लाइन के सभी भक्त गोल होकर बैठ गए। कंपनी के सबसे बुजुर्ग हरिजन शंभू पासवान ने यशवंत के हाथ में नारियल की खोल से बनी एक कटोरी देकर कहा, नारायण को समर्पित कर दो। यशवंत आम के पत्तों से सजे मंडप के करीब जाने लगा। साथ साथ सब लोग चिल्ला उठे, जय देवी दंतेश्वरी की जय, जय नारायण की जय। यशवंत ने देवी दंतेश्वरी की वेदी में नारियल के खोल वाली कटोरी से मदिरा उड़ेल दी। फिर सब लोगों ने आवाज दी, जय देवी दंतेश्वरी की जय। इसके बाद प्रसाद वितरण का काम शुरू हुआ। औरतों का झुंड भी मंडप के एक कोने में आकर खड़ा हो गया। आज औरतें साफ सुथरे कपड़े पहनकर आई हैं। तेल पानी लगाए हुए उन लोगों के देह से आज कच्चे डाब जैसी खुशबू आ रही है। शंभू पासवान कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। विभाग की हर लाइन के लोगों को बूढ़े पासवान ने खुद निमंत्रण भिजवाया था। कोई नहीं आया। गोमती के किसी लीडर ने एक बार इसी दंतेश्वरी वेदी के पास खड़े होकर कहा था, ये साई नदी का विभाग है। इस विभाग में अब कोई भी अछूत नहीं रहेगा। प्रकाश आने वाला है। प्रकाश। कुछ देर तक शंभू पासवान ने बाकी लोगों के साथ इंतजार किया। अभिशप्त दलित और अछूत रहने के बाद शंभू पासवान ने जीवन की इस गति को सहज स्वीकार कर लिया है। मगर आजकल के नौजवान शहद जैसी मीठी और फूलों जैसी कोमल बातें करने लगे हैं। तभी यशवंत की गरज सुनाई दी, किसके लिए रुके हो तुम लोग, प्रसाद बांट दो। गुड़सने मुरमुरे और पके केले के टुकड़े शंभू पासवान बांटने लगा। नंगे अधनंगे लड़कों में आपसी छीना झपटी शुरू हो गई। बूढ़े शंभू पासवान की बात भी वे नहीं मानना चाहते थे। दूर हो जाओ पिशाचो, दूर हो। दंतेश्वरी का प्रसाद भी तुम लोग राक्षस की तरह खाना चाहते हो। भाग जा। शंभू पासवान के गले से निकली यह आवाज कुछ भर्राई सी लगी। अंत में औरतें भी दंतेश्वरी का प्रसाद बांटने मंडप के अंदर घुस आईं। कुछ देर बाद पूजा के बेलपत्ते फूल टोकरी में भरकर शंभू पासवान साई नदी में समर्पित करने जाने लगा। उसके पीछे एक आदमी कांसा बजा रहा था। यशवंत भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते के किनारे किसी मरी हुई गाय के हड्डियों के ढेर की तरह शटरिंग प्लेट के टुकड़े पड़े हैं और अंतड़ियों की तरह बिखरे पड़े हैं पाइप के टुकड़े। शंभू पासवान ने यशवंत के कान के पास फुसफुसाकर कहा, तो फिर हड़ताल होगी। ऐसी ही समझो, हम लोगों की छटाई नहीं होगी, हम लोग परमानेंट होंगे। ये बात हमारी बूढ़ी हड्डियां मानने को तैयार नहीं। आशा करना पुण्य की बात है, लेकिन 20 साल से धक के खाकर क्या हमारी चमड़ी मोटी नहीं हुई। विभाग बंद हो जाने के बाद आवारा कुत्तों जैसी हालत बन जाती है। हर बार नया शहर नया चेहरा, कसाई की तरह उनका दिल सिर्फ हट हट जा, भाग भाग जा। शंभू पासवान ने दूर तक थूक दिया। फिर कहा, इतने दिनों तक हमारे दल के किसी आदमी को यूनियन ने लिया ही नहीं। तू ही पहला है। ये बहुत सम्मान की बात है। सिर उठाकर बात करना और सीधे रास्ते से जाना। सुन, धीरे धीरे मजदूर लोग आदमी पहचानने लगे हैं। पुराने नेताओं की वर्दी छीनकर तुम लोगों को पहनाई गई है। दिन की रोशनी में वे साले हमारे लाइन में बैठना नहीं पसंद करते, लेकिन रात में शराब पीकर हमारी जवान औरतों की लाइन में हो हुल्लड़ मचाते हैं। कन्वेयर बेल्ट के वॉशिंग प्लेट में पास कोई किसी की बात सुन नहीं सकता। और यहाँ तो है सिर्फ गड़ गड़ धड़ धड़ आवाज। देख यशवंत, ठीक इसी जगह इस अस्थाई पुल के पास ही हमारे पीस वकर मजदूरों ने शराब पी थी और फिर गुंडई करते हुए 3 लीडरों की हड्डियां पीट पीट कर तोड़ दी थी। अगले ही दिन गोमती का लीडर आया, उनकी लीडरी छीन ली गई। उसी दिन तू चारेखेरा से आ पहुंचा। हमारे बीच का पढ़ा लिखा लड़का गुलाब के फूल जैसा है। गुलाब का फूल? हाँ हाँ, जैसे गुलाब का फूल। साई नदी के पास वे अपनी ही लाइन के और 2-4 आदमी से मिले। दफ्तर में झाड़ लगाने वाला नया आया।
बूढ़ा मेहतर गोपी आने से के दिन से ही बीमार है। लाइन का एक आदमी उसे पकड़कर लाया है। किसी कंपनी से फाइनल पाने के बाद शंभू पासवान के जरिए उसे यह काम मिला था। बेचारे को बेतरह खांसी है और उसकी देह की खाल मानो हड्डी से चिपकी हुई है। कुछ दिनों से लाइन के लोग शक कर रहे हैं, शायद उसे कोई जानलेवा बीमारी है। उसने पूजा के फूल और बेल पत्तों की तरफ देखा और उसी जगह रेत भरी जमीन पर लेट गया। शंभू पासवान ने कुछ नाराज होकर कहा, हट हट। कुछ दूरी पर एक और दल नदी किनारे रेत पर खड़ा है। वे दंतेश्वरी को अंतिम बार प्रणाम करने आए हैं। साहब, लाइन में पाखाना साफ करने की ड्यूटी पर तैनात लिचू मेहतर भी आया है। पहले वह ढलाई में पानी डालता था, तब एक टिन की बाल्टी गिर पड़ने से उसका एक पैर कट गया था। काम के बंटवारे के समय टाइम कीपर ने दया करके उसे साहब लाइन में ये काम दिया था। उसका बिन माँ का बेटा जगन्नाथ साये की तरह उसके साथ साथ घूमता रहता है। लिच लंगड़ा और जगन्नाथ ने शंभू पासवान के पैरों में लौटकर प्रणाम किया। शंभू ने दोनों को आशीर्वाद दिया। क्रेन की लाइन खत्म होने वाली जगह पर भी औरतों के साथ बच्चों का एक झुंड खड़ा था। वे आगे बढ़े। बामू और रामू नाम के शैतान भाई आज नए कपड़े पहनकर क्रेन की लाइन में खड़े होकर सबको घूर रहे थे। लाइन की बसुमती बूढ़ी भी आगे आई। सारे शरीर पर सफ़ेद दाग, सिर के बाल भी बीमारी में सफ़ेद हैं या बुढ़ापे की वजह से यह कहना मुश्किल है। जिराफ के गले जैसे लंबे अपने दोनों विचित्र हाथ उठाकर उसने दंतेश्वरी की विसर्जन पूजा में अड़हुल के फूलों की एक माला डाल दी। शंभू पासवान धोती समेटकर पानी में उतरने के साथ साथ सारे बच्चे भी पानी में उतर गए। उनकी उछल कूद और धमाचौकड़ी से साई का तट खिलखिला उठा। अचानक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। क्रेन लाइन में खड़े होकर भारी भरकम चेहरे वाला ठेकेदार गरज उठा, जब ड्यूटी नहीं की तो तुम लोगों की आज की मजूरी कट जाएगी। शंभू पासवान चिल्ला उठा, हम लोगों ने यूनियन से निवेदन किया था तुम लोग पहले से मंजूर की गई 10 छुट्टियों में एक और दिन शामिल कर लो, पर तुम लोगों ने नहीं की। हम क्या पूजा नहीं करेंगे? बामू और रामू चिल्लाए, चल भाग कंपनी के दलाल। उन दोनों ने और कुछ कहना चाहा, लेकिन शंभू पासवान ने जब आंखें तरेर कर देखा तो वे चुप हो गए। क्रेन लाइन से ही ठेकेदार फिर उंगली नचाकर गरजा, आज की मजूरी तुम लोगों को नहीं मिलेगी, सिर पटककर मांगने पर भी नहीं। कुछ ही समय में वे एक एक करके बैरक तक जाने लगे। नई उम्र के लड़के नए बने बांध के ऊपर चढ़ गए, इस आशा से कि शायद बांध के पास कोई तांगे वाला रुका हो। किसी तरह लटककर भी रायबरेली पहुंच गए तो वहां सिनेमा देखकर लौट सकेंगे। अगर तांगा नहीं मिला तो वे पैदल ही जाएंगे। गली में मोड़ पर वे चाय पी लेंगे। 20 फुट ऊंची नहर के ऊपर चढ़कर उन्होंने नीचे सड़क की ओर देखा। एक ट्रेलर लगी हुई जीप दिखाई भी पड़ा। शायद कोई नया अफसर तबादला होकर आया है। ट्रेलर में सामान भरा हुआ है। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस जीप में मटेरियल विभाग के सेक्शन इंचार्ज ठाकुर साहब आए हैं। रामू और बामू जमादार जोश में चिल्ला उठे, ठाकुर साहब फिर तो अड्डा जमेगा। पहले बता, तूने चारेखेरा में कितना पैसा मारा था? अचानक बांध की दूसरी तरफ तांगे वाले घोड़े के गले की घंटी सुनाई दी। कहीं तांगा गुजर न जाए, इस आशंका में दोनों उसी तरफ दौड़ने लगे। साई नदी तट की रेतीली जमीन में शंभू पासवान, यशवंत लिचू लंगड़ा और उसके शरीर से सटकर बैठा इकलौता बेटा जगन्नाथ। वे गोल होकर बैठे थे। शंभू पासवान बीड़ी पी रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बीड़ी लिचू लंगड़े की ओर बढ़ाई। फिर लंगड़े से कहा, रुपया पैसा कुछ जमाया है कि नहीं? रुपया पैसा? वो कुछ अजीब सा मुंह बनाकर हंस पड़ा, जैसे उसके अंदर की हड्डियां खड़खड़ाकर बज उठीं। शंभू पासवान ने मानो अपने आप से कहा, पीस वकर के मजदूरों की सहायता करने के लिए ठेकेदार है, महीने भर की हड़ताल से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग मरोगे, तुम्हारे बाल बच्चे मरेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बचता भी नहीं। लिचू लंगड़े ने बीड़ी का एक लंबा कश खींच कर कहा, पैसा कहाँ से होगा? यशवंत हमारा लीडर बना है, अच्छी बात है। ये हमें 3 नंबर बैरक वाले की तरह परमानेंट बनाएगा। चारों कुछ समय तक चुप बैठे रहे।
लिच्छू लंगड़े के मन में छटाई हो जाने के बाद की डरावनी तस्वीरें नाचने लगीं। फिर कहाँ जाएंगे वे? किसी छोटे कस्बे मुंशीगंज जाएंगे। पाखाना और PWD की सड़कें साफ करने वाले मेहतरों ने एक दिन इसी मेहतर लाइन में हाथ पैर पटक कर कहा था, छटाई हो जाने के बाद तुम लोग यह मत सोच लेना कि मुंशीगंज में काम करके पेट भर लोगे। वहाँ के मेहतरों की हालत गली के कुत्तों से भी बदतर है। फिर कहाँ जाएंगे इस बार? लंगड़े पैर को घसीटकर कहाँ जा सकता है वह? मेहतर लाइन के हर आदमी की बात लिच्छू लंगड़े के मन में आने लगी। अपने 2 महीने के बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी नारायणी? पति को TB हुई थी, अब थोड़ा ठीक भी है तो काम करने लायक नहीं है। चारेखेरा विभाग के मेहतरों को भगा देने के बाद लगभग बेसहारा हालत में उसका 5 साल का बेटा मरा था। अब ये 2-3 महीने के बच्चे और बीमार पति को लेकर कहाँ कहाँ काम की तलाश में भटकेगी वह। एक समय नारायणी हंसती बोलती लड़की थी। आज लिच्छू ने उसे टूटे फूटे शटरिंग प्लेट के ऊपर मुंह लटकाए बैठा देखा है। 5-5 जवान लड़कियां लेकर बूढ़ा मेहतर भरेगू कहाँ जाएगा? बहुत सारी बातें लंगड़े को याद आईं। रायबरेली शहर में भी उन लोगों को जगह नहीं मिल सकती, मुंशीगंज में नामुमकिन। इसी तरह की सोच में यशवंत भी डूबा हुआ था। शंभू पासवान ने कहा, इस बार हड़ताल का नतीजा अच्छा ही होगा। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि इस बार सभी लीडर मारे डर के सहमे हुए हैं। ये कैसे जान गया तू?